रेस्पॉन्स टू ए बाय डी फैक्टर। इस क्लास से पहले हमने पढ़ा था कि की ए बाय डी फैक्टर वो मेन ए बाय डी फैक्टर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं किसी पे भी, उनको हम की ए बाय डी फैक्टर बोलते हैं। और की ए बाय डी फैक्टर में हमने 4 फैक्टर देखे थे, कौन कौन से? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड ये जो चारों हैं दे आर द की ए बाय डी, जो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑर्गन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने वर्ड यूज करा था की, जो सबसे मेन होता है। इन चारों में से अगर पूछो कि सबसे मेन कौन सा है तो टेम्परेचर। आउट ऑफ 4 फैक्टर्स टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि जो टेम्परेचर वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है, जितने भी मेटाबॉलिज्म है, जितने भी रिएक्शन है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। एंजाइम से कंट्रोल है। एंड एंजाइम हैव द प्रोटीनस नेचर, मोस्टली हैव द प्रोटीनस नेचर, एक दो जो आदमी से बने हुए। अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से डीनेचर या इनएक्टिव हो गए तो क्या मेटाबॉलिक प्रॉपर रन करेगी? नहीं। तो इसी वजह से टेम्परेचर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज डीनेचुरेशन एंड फ्रीजिंग या फिर इनएक्टिवेशन टेक प्लेस बाय द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अभी बात आती है कि इन चारों फैक्टर के रेस्पॉन्स में, जो भी ऑर्गन में, जो भी इंडिविजुअल है, वो क्या रेस्पॉन्स देगा, क्या रिएक्शन देगा, वो हमें रेस्पॉन्स में जानना है। तो रेस्पॉन्स के अंदर मेनली हम 4 चीजें देखेंगे। कौन कौन सी है? पहले तो वो जो अपनी बॉडी एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, सराउंडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं है। दे आर नोन एज द रेगुलेटर। फर्स्ट वन इज द रेगुलेटर। सेकेंड वन वो जो अपनी बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसी सराउंडिंग कंडीशन रहेगी वैसी इनकी कंडीशन हो जाएगी। अगर बाहर लो टेम्परेचर है तो इनका भी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर बाहर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो इनका भी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो देयर बॉडी कंडीशन या फिर इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो दे आर नोन एज द कंट्रोलर। ठीक है, दे आर नोन एज द कंफर्म। जो अपने आपको मेंटेन करे किस पॉइंट पे? रेगुलेटर। जो चेंज होते रहे थर्ड, वो कुछ देर के लिए तो वो रेगुलेटर थे, रेगुलेट कर पा रहे, लेकिन उसके बाद में वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे और कंफर्मर के तरह ट्रीट कर रहे, तो थोड़े टाइम के लिए रेगुलेटर हुए। सो दे आर नोन एज द पार्शियल रेगुलेटर। नोन एज द पार्शियल। अगर मान लो सराउंडिंग कंडीशन हार्मफुल है, हार्श कंडीशन है, खराब है, अनफेवरेबल है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए एक तरीका ये भी है कि जब तक खराब कंडीशन है हम उस एरिया को छोड़ के चले जाए, ऐसा करें। और जैसे ही अच्छी कंडीशन आए तो हम फिर से लौट के जाए। मान लो किसी एरिया के अंदर फ्लड, बाढ़ आ गई, ठीक है, सारे घरों को पानी में डूब चुके, तो जो गांव वाले हैं वो उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं वो फिर से वापस आ जाते, माइग्रेट करते हैं। जॉब करने के लिए, काम धंधे के लिए हम कहीं और किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, पैसा कमाया 1 साल, 2 साल, 10 साल और फिर से लौट के वापस आए। पहले पैसा नहीं था, अनफेवरेबल कंडीशन थी, हम गए, हमने पैसा कमाया, सुटेबल कंडीशन आई, लौट के फिर से आ गए, वो क्या हो गया? माइग्रेट। इसमें एक फेमस एग्जांपल आता है आपका साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरियन प्लेन्स का। जैसे ही विंटर का सीजन होता है तो वहां पर टेम्परेचर -30 to -50 तक का चला जाता है। तो इतने में ह्यूमन बीइंग तो अपना अरेंज कर सकता है गर्म कपड़ों से, आग से, बट बर्ड्स मैनेज नहीं कर सकते। तो इसलिए वो एशियन कंट्री के अंदर
माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही सर्दी जाती है और गर्मी आती है तो वो फिर से साइबेरिया में क्या कर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो किसी भी एरिया में शॉर्ट टाइम के लिए आना, अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, और सुटेबल कंडीशन आने पर फिर से चले जाना, दैट इज नॉन एज द माइग्रेशन। ठीक है, तो फोर्थ वन आ जाएगा दैट इज माइग्रेशन। लास्ट वन है बेटा कि अगर मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, खराब कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन है, उससे बचने के लिए हम थोड़ी सी देर इनएक्टिव होकर रह जाए। ठीक है, जिसे आपने सुना होगा स्पोर, सिस्ट पढ़ा होगा, डोरमेंसी का नाम सुना होगा, हाइबरनेशन, एक्सटिंक्शन, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, आपके सस्पेंड नेचर में आ जाएंगे। खराब कंडीशन के दौरान अपने आप को कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव रख लेना, मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर लेना, दैट इज नॉन एज द सस्पेंड नेचर। तो बेटा आज की क्लास में हम ये 5 रेस्पॉन्स पढ़ेंगे जो एबायोटिक फैक्टर के लिए आते हैं। सर्दी, गर्मी, पानी, सोइल, इनके बदलाव की वजह से इंडिविजुअल क्या क्या चेंज करते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन फैक्टर जो हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट वन जो रेस्पॉन्स डील करना है, दैट इज द रेगुलेटर। रेगुलेटर का मीन मेंटेन करने वाला, जिसे बोलते हैं कि गैस रेगुलेटर, है ना, गैस रेगुलेटर होता है कि वो कंट्रोल करता है कि कितनी गैस रिलीज होगी और कितनी नहीं होगी, वो आपका रेगुलेटर। तो इसी तरीके से रेगुलेटर का मतलब मेंटेन करने वाला एक फिक्स पॉइंट पर रखना। तो दो जो रिदम विच हैव पोटेंशियल फिर विच हैव कैपेबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन एट ए कांस्टेंट पॉइंट या एट ए फिक्स पॉइंट, दे आर नोन एज द रेगुलेटर। वो इंडिविजुअल जो अपनी बॉडी कंडीशन को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक फिक्स पोजीशन पर, एक फिक्स पॉइंट पर रखे, दे आर नोन एज द रेगुलेटर, उनको हम रेगुलेटर बोलते हैं। रेगुलेटर हैव द क्वालिटी ऑफ होमोस्टेसिस। जो रेगुलेटर होंगे उनमें होमोस्टेसिस का नेचर होगा। होमोस्टेसिस क्या है, अपनी बॉडी प्रोसेस को एक कांस्टेंट पॉइंट पे रखना, वही क्या कहलाता है आपका होमोस्टेसिस कहलाता है। एबिलिटी टू मेंटेन या फिर कीप बॉडी कंडीशन या फिर प्रोसेस एट ए फिक्स या फिर कांस्टेंट पॉइंट नोन एज द होमोस्टेसिस। जो अपने बॉडी प्रोसेस को या कंडीशन को एक फिक्स पॉइंट पे रख सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं होमोस्टेसिस बोलते हैं। और जिन ऑर्गन में होमोस्टेसिस नेचर होगा, दे आर नोन एज द रेगुलेटर, उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर हैव एबिलिटी ऑफ होमोस्टेसिस। रेगुलेटर के अंदर होमोस्टेसिस की एबिलिटी है, और होमोस्टेसिस क्या है, अपनी बॉडी कंडीशन को, अपने बॉडी प्रोसेस को एक फिक्स पॉइंट पे रखना। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इतना है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने बोला कि सर हम तो बोर हो गए लॉकडाउन में, कुछ एंजॉय किया जाए। मैंने आप लोगों को कहाँ पे भेजा, पहले भी भेजा था एक बार, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर भेजा। आप लोगों की फ्लाइट की टिकट करवाई जम्मू कश्मीर, जहाँ पे टेम्परेचर कितना है, मान लो 0 या फिर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए, स्नोफॉल होने लगे, एंजॉय करें। अब यहाँ पर जब आप गए तो टेम्परेचर कितना है, आपका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो कितना हो जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा, 37।
लेकिन 37 पे मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी खर्च करनी होगी, कुछ प्रोसेस शो करने होंगे। क्या करना होगा? और बॉडी शो द शिवरिंग। कब कब आपने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं लेकिन फिर भी आप हिलते रहोगे ऊपर से नीचे तक, है ना? तो तब आप वाइब्रेशन मोड पे आओगे, तब आप हिलते हुए रहोगे, तो आपकी मसल्स लगातार क्या करने लग गए? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लग रहा है आपकी मसल्स का, ठीक है? शिवरिंग के दौरान, कपकपी के दौरान तब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, तो वहां पर शिवरिंग कपकपी होगी। तो इसमें फास्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, और तब फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ पर क्या चीज ब्रेक डाउन करेगी? एटीपी गेट ब्रेक डाउन। एटीपी गेट ब्रेक डाउन, और तब एटीपी ब्रेक डाउन होंगे तो एनर्जी निकलती है नहीं निकलती? आपने पढ़ा होगा कि एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस में इतनी जूल। देखिए तो वहां पर एनर्जी निकलती है जो हीट की फॉर्म में आपकी बॉडी को क्या करेगा? गर्म। तो सर्दी में भी आपको मेंटेन रखने के लिए शिवरिंग कपकपी एनर्जी की जरूरत। इसी तरीके से आप वहां से आए, आपने बोला कि सर क्या कहाँ पर गए? जब तो सर्दी में मर गए। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, कौन से पैसे लग रहे अपने? कहाँ पे घूमे हो? कन्याकुमारी घूमे हो, उधर भी टिकट करवा। कन्याकुमारी की तरफ आपको भेज दिया, साउथ में भेज दिया, जहाँ पर टेम्परेचर आपका 48 to 50 डिग्री सेल्सियस का चल इतना ठंडा। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए गए तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? कितना हो जाएगा? जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। वही आपका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, चाहे आप ठंड में जा रहे हो या फिर गर्मी में जा रहे हो, बॉडी टेम्परेचर दोनों में कितना है? 37। ठंडे इलाके में क्या हुई थी? शिवरिंग कपकपी हुई थी। गर्म में क्या होगा? स्वेटिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो, पसीने आने स्टार्ट हो, तब स्वेटिंग होती है तो वो अपने साथ में बॉडी हीट का क्या करती है? लॉस। और तब बॉडी हीट का लॉस होगा तो शरीर कैसे होगा? ठंडा होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा स्वेटिंग होगी, पसीने काफी ज्यादा आएंगे, जिससे बॉडी हीट का लॉस होगा और बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा कम, यानी कि 37 में। अब दोनों कंडीशन में देख सकते हो कि कितना रहा है? 37 ही। तो ये एबिलिटी क्या हो गई? होमोस्टेसिस। ये प्रोसेस क्या हो गया? होमोस्टेसिस। क्या जरूरी है कि सिर्फ टेम्परेचर में ही हो, थर्मो रेगुलेशन ही हो? एक चीज और आती है ओस्मो रेगुलेशन। ये तो हो गया आपका थर्मो रेगुलेशन। दूसरी चीज आती है बेटा ओस्मो रेगुलेशन। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ब्लड के अमाउंट है वो 5.5 लीटर टू 6 लीटर, फीमेल के अंदर आधा लीटर कम रहती है। ठीक है, वो हमने पढ़ा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में लॉस हो जाता है पर मंथ, तो इसकी वजह से हाफ लीटर कम रहता है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये मान के चलो कि 5 to 6 लीटर है। ठीक है, तो इतना है। अगर मान लो किसी एक पर्सन ने 2 लीटर पानी पी लिया तो क्या उसका ब्लड 7 to 9 लीटर हो जाएगा? क्या पानी पीने से ब्लड बढ़ेगा? भाई हम बोलते कि वाटर एब्जॉर्ब तो कहाँ पर हो रहा है? स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन हो रहा है, और वहां से एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ पर जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। तो एक बार तो अमाउंट बढ़ेगी, एक बार तो अमाउंट बढ़ेगी, लेकिन वो जो ब्लड है वो फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ पर जा रहा है? किडनी के पास में जा रहा है। और किडनी में क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा एक्सेस वाटर को और एक्सेस वेस्टेज। तो जो एक्स्ट्रा वाटर हमने पिया था वो यूरिनेशन की फॉर्म में बाहर निकल जाए, ऐसा ही होगा। तो अगर आपकी बॉडी में वाटर की एक्सेस है तो आपकी बॉडी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाएगी। जो एक्सेस पानी है लिमिट से ज़्यादा है उसको बाहर निकाल। मान लो आप कहीं पे गए, किसी सफ़र में हो, आपके पास में पानी की बोतल नहीं है, बीच में पानी अवेलेबल नहीं हुआ, तो भी क्या होगा?
आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए नहीं जाओगे, बार बार यूरिनेशन के लिए नहीं जाओगे, आपकी स्वेटनिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर दोनों कंडीशन में जो ब्लड के अमाउंट है वो फिक्स रहेगी। अगर ज़्यादा पानी है बाहर निकाल दिया, अगर कम है तो पानी का सेव हो गया, स्वेटनिंग और यूरिनेशन नहीं है। तो दोनों कंडीशन में बेटा आपकी जो बॉडी कंडीशन है वो क्या है, सेम है। इस एबिलिटी को हमने क्या बोल दिया, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और जिनके अंदर होम्योस्टेसिस नेचर होता है दैट इज नोन एज द रेगुलेटर, उसको हम रेगुलेटर। रेगुलेटर में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रेगुलेटर डी होम्योथर्म सुना होगा, होम्योथर्म का अर्थ है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब ये नहीं है उबलता रहेगा, ये को मेंटेन कर सकते हैं, जितना टेंपरेचर उतना रेगुलेशन को वार्म ब्लडेड एंड होम्योथर्म को बोलते हैं। होम्योथर्म से वार्म ब्लडेड के अंदर जो एग्जांपल आते हैं, जो नाम आते हैं वो किसके आते हैं, मैमल्स। मैमल्स में आपके ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे, जो दूसरे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एविस या फिर, ठीक है। तो ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए आपके रेगुलेटर के एग्जांपल। ये दोनों अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे वैसे रहेंगे, सराउंडिंग के बॉडी चेंज नहीं, ठीक है। इसको रेगुलेटर बोलो। अब एक लाइन दे रखी है साइड में कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो मैमल्स हैं उनका सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा डाइवर्स होने का रीजन यही है कि उनके अंदर होम्योस्टेसिस नेचर है। वो अंटार्कटिक रीजन में भी मिल सकते हैं मैमल्स, और आपके डेजर्ट रीजन के अंदर भी मिल सकते हैं जो गर्म है। तो उसकी जो ये एडजस्टमेंट पावर है वो किसकी वजह से आ रही है, होम्योस्टेसिस की वजह से। और जिसमें जितनी ज्यादा एडजस्टमेंट पावर होगी वो उतना ही ज्यादा सक्सेस होगा। तो मैमल्स का जो सबसे ज्यादा सक्सेस होने का रीजन है वो क्या, आपका होम्योस्टेसिस। तो मैमल्स आर highly advanced due to होम्योस्टेसिस की वजह से। अच्छा, जो आपकी ये है रेगुलेटर है, इनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। वो किसी भी कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए उस चीज के लिए तो कॉस्ट पे करनी होगी या नहीं करनी पड़ेगी, कॉस्ट बिल्कुल पे करनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करना पड़ेगा, खर्च करना, वो आगे दे सकते। तो दिस मीन द रेगुलेटर जो अपनी बॉडी कंडीशन को मेंटेन कर पाए, फिक्स कर पाए, उसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। दो ही नाम आएंगे, मेंबर्स और गॉड्स, ठीक है। तो कैसे हैं, श्योर नंबर में मोस्टली कैसे आपके नंबर क्लियर है। आफ्टर रेगुलेटर सेकंड वन इज द कंफर्म। वो जिनके अंदर होम्योस्टेसिस का नेचर नहीं है या होम्योस्टेसिस वाली कैपेबिलिटी नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंफर्मर बोलते हैं। तो नियर अबाउट 99% ऑर्गन इस नेचर में कैसे कंफर्म नेचर की, जो अपने आप के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसी सराउंडिंग की कंडीशन होगी, एम्बिएंट कंडीशन होगी, चारों तरफ की कंडीशन होगी, वैसे ही उनकी इंटरनल कंडीशन भी होगी, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि दो जो ऑर्गन which don't have होम्योस्टेसिस, जिसके अंदर होम्योस्टेसिस नेचर नहीं। अगर होम्योस्टेसिस नहीं है तो क्या उनमें रेगुलेशन होगा, सेल्फ रेगुलेशन इज absent। सेल्फ रेगुलेशन के absent। उनका जो बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा,
चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट गेट चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग कंडीशन। सराउंडिंग कंडीशन या फिर एक वर्डिंग करते हैं एम्बिएंट कंडीशन। चारों तरफ की जो कंडीशन है एम्बिएंट। अगर बाहर टेम्परेचर कम तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम, अगर बाहर बॉडी टेम्परेचर हाई तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी, तो मीन सेल्फ रेगुलेशन। इसमें एग्जांपल कौन सा है बेटा? कोई किलो था, कोई किलो था, राजू में था कोल्ड नियर अबाउट 99% ऑर्गन इसी कैटेगरी में। अगर एग्जांपल की बात करें फिश यानी पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड ऑल प्लांट्स, वो आपको इसी कंडीशन में आते हैं कि वो अपने आप कंडीशन को मेंटेन नहीं करते। अब बात ये आती है कि जो कन्फर्मर है वो रेगुलेटर के अंदर चेंज क्यों नहीं। अगर हम ये बोले कि भाई रेगुलेटर बनने में फायदा है तो फिर कन्फर्मर क्यों लगे, वो रेगुलेटर क्यों नहीं, है ना। बात ये है कि अगर रेगुलेटर एडवांस है, बेटर है, कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हैं, तो फिर नेचर में कन्फर्मर क्यों बचे, वो सारे के सारे रेगुलेटर में कन्वर्ट हो। बात वही है, आप सभी मेडिकल के स्टूडेंट हो, डॉक्टर बनने में फायदा है, डॉक्टर बनो, लेकिन क्या सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे? डॉक्टर वही बनेगा जो उसके लिए पे करेगा, जो उसके लिए मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, पढ़ेगा, वही डॉक्टर बनेगा। और जो नहीं बनेगा वो आपकी कन्फर्मर रहेगा। तो जो मेहनत कर रहे हो, जो पे कर रहा है, वो डॉक्टर बने, रेगुलेटर, ठीक है। तो रेगुलेटर बनने के लिए कॉस्ट और बेनिफिट दोनों। भाई रेगुलेटर को कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, एटीपी खर्च करनी पड़ी थी, एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी। बेनिफिट क्या हुआ था कि किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते। जो कन्फर्मर है उन्होंने एनर्जी खर्च नहीं करी क्योंकि छोटा साइज है, एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो हर कंडीशन पे नहीं मिलेंगे, जैसे वो कह रहे कन्फर्मर चीज क्लियर है। तो देखिए जो कन्फर्म है उनके पास में एनर्जी कम होगी। अगर उनको रेगुलेटर बनना है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंस करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी उनके अंदर नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो कन्फर्म नहीं होते। तो इसलिए कोल्डर एरिया में कभी भी छोटे साइज के इंडिविजुअल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमिंग बर्ड, स्क्रू बैट या इंसेक्ट वगैरह के होंगे अपसेंट, ठीक है, बिकॉज कन्फर्मर डोंट हैव सो मच एनर्जी टू बी ए रेगुलेटर, सो दे स्टे द कन्फर्म। नेक्स्ट वन आता है पार्शियल रेगुलेटर, जिसने कुछ टाइम रेगुलेट किया था, उसके बाद में वो कन्फर्म की तरह चेंज होने लगे, तो उनको नीचे बोलते था पार्शियल रेगुलेटर बोला था, जो कुछ टाइम के लिए रेगुलेट। अभी हम एक ग्राफ देखते हैं, दिस वन इज द एक्सटर्नल कंडीशन, और यहाँ पर इंटरनल बाहर की कंडीशन चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, जिसकी इंटरनल कंडीशन हमेशा सेम रहे, वो चीज क्या कहलाती है अपनी? तो ये लाइन से जो है होगा रेगुलेटर के लिए, ठीक है। बाहर की चाहे कितनी भी चेंज हो रही है, उसकी बॉडी कंडीशन फिक्स। अगर एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो रही है तो इंटरनल कंडीशन भी उसी के साथ में चेंज होती जाएगी। ये कौन सा है? कंफर्म, दे चेंज विद द एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक।
तीसरा पार्शियल रेगुलेटर, जिसने थोड़ी देर तो बॉडी कंडीशन को मेंटेन किया, रेगुलेट किया, लेकिन उसके बाद में वो कंफर्म की तरह ट्रीट करने लगे। जैसे बॉडी टेम्परेचर सॉरी एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हुई तो उनकी भी इंटरनल कंडीशन हो गई चेंज। तो ये जो लाइन आई है किसके लिए है? पार्शियल रेगुलेटर। बेटा ये जो ग्राफ है ये वो नीट एग्जाम के लिए आपसे कैसे कर सकते हैं? ए बी सी करके दे देंगे और आपको ऑप्शन में मिलेगा पार्शियल रेगुलेटर, रेगुलेटर कन्फर्मर, कन्फर्मर पार्शियल रेगुलेटर या फिर आपका रेगुलेटर, यानी कि जंबल फॉर्म बना के देंगे आपको सही सीक्वेंस वाला करेक्ट। ठीक है, तो दिस वन इज द पार्शियल रेगुलेटर। फोर्थ वन इज द माइग्रेशन, जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए उस एरिया को छोड़ के चले जाए शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज नॉट द माइग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आ जाता है आपका साइबेरियन क्रेन्स या फिर बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू एशिया ड्यूरिंग द विंटर कंडीशन। और इसमें एक नाम आता है काफी फेमस है जो नीट एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, दैट इज क्या होता है? स्पेलिंग है LED नेशनल पार्क। कहाँ पे ये? भरतपुर राजस्थान। विंटर टाइम में यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं साइबेरियन क्रेन्स को देखने। जिसमें यह है कि जो विंटर में काफी लोग को अनफेस करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए एशिया में आते हैं। जैसे गर्मी स्टार्ट होते हैं तो माइग्रेट करके फिर से वो साइबेरिया में चले जाते हैं। दिस वन इज द माइग्रेशन। लास्ट वन इज द सस्पेंड। It is the phase of life cycle in which an organism changes its development, physical, physiological and behavioral nature to avoid the unfavorable condition that is known as the suspension। तब कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ साइकिल में कभी अपने अंदर बिहेवियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल या डेवलपमेंटल चेंजेस लेके आए ताकि उसको अनफेवरेबल कंडीशन फेस ना करनी पड़े, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंड। इसमें कुछ फेमस एग्जांपल है, प्रोसेस आते हैं, जैसे मैं बोलूँ हाइबरनेशन, सुना होगा आपने? हाइबरनेशन नोन एज विंटर स्लीप। अगर कोई ऑर्गन जो सर्दियों में इनएक्टिव हो जाए तो उसको आपको बोलोगे हाइबरनेशन। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड आपको विंटर में नहीं दिखेगा। इसी तरीके से मैं बोलूँ बेटा एस्टिकेशन नोन एज द समर स्लीप। फ्रॉग है आपको जून के महीने में नहीं दिखाई देगी, ठीक है, रेनी सीजन में दिखाई देंगे लेकिन जून के मंथ में नहीं दिखाई, तो दे शो द एस्टिकेशन। बाकी फ्रॉग दोनों प्रोसेस शो करता है, एस्टिकेशन भी और हाइबरनेशन दोनों। तो ये इन दोनों कंडीशन में जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाती है ताकि वो उस कंडीशन को फेस कर सके। अगर वो विंटर में बाहर रहते हैं लिजर्ड या फिर फ्रॉग तो एंजाइम हो जाते, फ्रीज हो जाते, ब्लड फ्रीज हो जाता। अगर विंटर में सॉरी समर में बाहर रहते तो ज़्यादा हीट की वजह से एंजाइम हो जाते, डीनेचर हो जाता, तो जिसकी वजह से वो जाके छुप जाते। एस्टिकेशन या हाइबरनेशन शो। इसी तरीके से क्या आता है बेटा आपका डाइफोस। डाइपोज कंडीशन, जिस तरीके से प्लांट के अंदर डोरमेंसी आती है, सी डोरमेंसी या बड डोरमेंसी, आप उसको हर एक सुटेबल कंडीशन दें लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट ना कर पाए, दैट इज नॉट द डोरमेंसी कंडीशन। आपने सीड को लाइट, पानी, ऑक्सीजन हर एक चीज दी लेकिन वो फिर भी ग्रो नहीं कर रहे, तो सीड डोरमेंट कंडीशन है, इनएक्टिव कंडीशन। वो एक कंडीशन आपकी डाइपोज कंडीशन, दैट इज द एनिमल डोरमेंसी।
कुछ जू प्लैंक्टन के केस में वो जिस स्टेज में है, जिस डेवलपिंग स्टेज में है, उसी में वो क्या कर जाते हैं, स्टे कर जाते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ नहीं होगी, जिस फेज में है उसी फेज में वो रुक जाते हैं। तो इसलिए इसको एनिमल डोरमेंसी या फिर डाइपोज बोलते हैं। एग्जाम्पल में जाएगा डाइप, ठीक है। तो ये हो गए आपके रेस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर। 5 रेस्पॉन्स आए हैं, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, कन्फर्मर, माइग्रेशन। क्लियर होगा सर? बंद कर दो ना।